Hello everyone, so welcome to the session. I hope you must all be fine, है ना? आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड KVS PGT टीयर 2 इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो KVS PGT का कल ही हमारा पेपर हुआ है, दैट इज़ 29 मार्च को। एंड कल से पेपर देने के बाद काफ़ी सारे लर्नर्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एग्ज़ाम एनालिसिस कर दीजिए या फिर हमें जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवा दीजिए। सो हेयर आई एम विद दैट वीडियो। अभी हम लोग जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, मतलब ओवरऑल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले बस ये एक बात कहना चाहूँगी कि पेपर देखकर, पेपर का जो एनालिसिस है वो देखकर मुझे बस ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि पेपर का जो लेवल है आपका वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो ही आई थी। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो या बिल्कुल ही कुछ नया हमने नहीं पढ़ा हो, ऐसा कुछ आया हो नहीं, ठीक है। तो हम लोग के जितने भी लर्नर्स हैं, ठीक है, जो भी MS स्टडी गुरु से जुड़े हुए हैं, उन सब के कल से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो पढ़ाई, काफ़ी नहीं ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर आपका जो है वो कोर्स में जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ाई गई उनसे रिलेटेड ही आए थे, है ना। एंड अगर बात करूँ मैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो 10 सब्जेक्टिव में से भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आपको मॉडल आंसर्स में प्रोवाइड करे थे, एक्सेप्ट दैट वन वो एक एक्सपोर्ट्स वाला कुछ क्वेश्चन आया था कि इंडिया और बांग्लादेश के आपको एक्सपोर्ट्स बताने, है ना। अदर देन दैट ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने कहीं ना कहीं मॉडल आंसर्स में डिस्कस करे हैं। अगर मॉडल आंसर्स में नहीं करे हैं तो हमने उसको वीडियो लेक्चर्स में ज़रूर से कवर किया है, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने कोर्स को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से तैयारी करके गया होगा, मॉडल आंसर्स ढंग से प्रैक्टिस करे होंगे, प्रिपेयर करे होंगे, पढ़े होंगे, वो डेफिनेटली पेपर अच्छा करके आए होंगे, ठीक है। बाकी तो विल वेट फॉर द रिजल्ट्स, विल वेट फॉर द कट ऑफ, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग हम देख लेंगे कि क्या सबका रिजल्ट आया है एंड आई होप यू ऑल विल मेक इट, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस की एंड पेपर की। तो एग्ज़ाम एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको कहा, पेपर जो था आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी भी मैं नहीं कह सकती, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। आपके जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सारे के सारे डुएबल थे, ऑलमोस्ट लाइक आपके 60 क्वेश्चंस आए थे, तो 60 में से अराउंड 45 टू 50 क्वेश्चंस आई बिलीव सब सही करके आए होंगे, ठीक है। एंड अगर सब्जेक्टिव की हम बात करें तो सब्जेक्टिव में भी देयर वर 10 क्वेश्चंस, 10 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आए थे, ठीक है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना था, देन रिसीट्स आपको बतानी थी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ऑल दिस वी हैव स्टडीड इन आवर कोर्स। हमने कोर्स में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। तो दैट वाज आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चंस। आई होप उसमें से भी अगर 10 में से 8 क्वेश्चंस हम मान ले कि 8 क्वेश्चंस तो आराम से हर बच्चा इजीली अटेम्प्ट कर पाया होगा। बाकी भी 2 क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ज़रूर से लिख के आया होगा, नॉट 100% एक्यूरेट अपने अकॉर्डिंग। सी जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर रहता है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, उसमें 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन था उसमें से 4 आउट ऑफ 4 करना, तो इट्स नेक्स्ट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूँगी, काफ़ी बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है तो मे बी उनको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएं, बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। 3 साढ़े 3 तक बच्चे ले आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 3 साढ़े 3 तक बच्चे आराम से ले आते हैं। एंड ये पेपर ऐसा ही था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस में आपको लगा होगा कि हम एक्यूरेट टू द पॉइंट आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं, बाकी रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे वो काफ़ी आराम से डुएबल थे, ठीक है। बाकी विल वेट फॉर द कट ऑफ एंड द रिजल्ट्स। सो अभी हम लोग पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों की ही, ठीक है। सो हेयर इज द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ फैमिली आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग, या ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो हमने हमारी जो नेशनल इनकम की बेसिक वाली क्लासेस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में ही ये सारी नेशनल इनकम की चीज़ें
डिस्कस करी है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स या सर्विसेज जो हम हाउस होल्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फैमिली मेम्बर्स को, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। सो हमारा इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सर्विसेज बाय टू फैमिली मेम्बर्स ये भी हम इंक्लूड नहीं करते, एंड ट्रांसफर्स, अगेन ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम कहीं से भी आई है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उसको हम, इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लिखा है कि नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CRR इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5% द मनी मल्टीप्लायर विल। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इज 1/CRR, ठीक है। तो ये भी हमने हमारी क्रेडिट क्रिएशन, मनी एंड बैंकिंग वाली जो क्लासेस है उसमें क्रेडिट क्रिएशन हमने पढ़ा है, एंड हमने मॉडल आंसर्स में भी इसका डिटेल्ड आंसर किया है, डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया था, एंड द सेम क्वेश्चन हैज़ कम। सब्जेक्टिव वाले में आपका मनी ये दिस क्रेडिट क्रिएशन वाला क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल आंसर में हमने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में टेबल बना के कहाँ कितनी डिपॉजिट्स जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें टेबल बना के हमने करी थी, ठीक है। सो मनी मल्टीप्लायर इज 1/CRR। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जब CRR इन्वर्सली रिलेटेड है, मनी मल्टीप्लायर और CRR है ना, CRR अगर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर में है, अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट आएगा, मनी मल्टीप्लायर हमारा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन है, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसका हमारा ऑप्शन डी जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी, एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करे हैं। अभी हम थोड़ा सा क्विक आंसर्स ही बच्चों को जानने हैं अभी इस मोमेंट पे। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स आर मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द एंटायर एक्सप्लेनेशन। बेसिक आई विल गिव यू द आइडिया, ठीक है, बट बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन अभी इस स्टेज पे एग्जाम के जस्ट नेक्स्ट डे, आई होप people are not interested much. Still आपको मैंने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे हैं, आप जब भी इसको पढ़ना चाहें आराम से वीडियो को पॉज करके देख के इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो अभी विल डू एट काइंड ऑफ रैपिड फायर राउंड, ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट, RBI विल प्रेफर रिवर्स रेपो रेट व्हेन इट वांट्स टू। RBI जो है वो रिवर्स रेपो रेट कब प्रेफर करेगी, दिस रिड्यूस लिक्विडिटी या इंक्रीज मनी सप्लाई या फिर एनकरेज बोरोइंग या रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। तो रिवर्स रेपो रेट हम कब प्रेफर करेंगे, जब मार्केट में हमें मनी रिड्यूस करना हो या लिक्विडिटी कम करना हो, एंड नॉट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। बोरोइंग तो फिस्कल डेफिसिट का मेजर है हमारा, एंड देन रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, तो ये भी हमारी जो है RBI नहीं करती है। तो RBI क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट कब इनिशिएट करेगी, जब उसको लिक्विडिटी को रिड्यूस करना हो। तो करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस, आप आराम से वीडियो पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक्सेसिव रिलायंस ऑन बैंक क्रेडिट में रिड्यूस मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस। रीजनिंग, टाइम लैग इन क्रेडिट ट्रांसमिशन वीकन्स पॉलिसी इम्पैक्ट। चलिए, तो फोर्थ का आंसर हमारा जो है, जो अगर हम बैंक क्रेडिट पे एक्सेसिव रिलायंस रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्रेडिट या लोन्स लेने में बिलीव करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। एंड क्यों कम हो जाएगी, उसका रीज़न क्या दिया है, टाइम लैग इन क्रेडिट ट्रांसमिशन वीकन्स पॉलिसी इम्पैक्ट। टाइम लैग जो होता है डिपॉजिट्स और फिर उसके बाद लोन्स वगैरह में, तो क्रेडिट ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस, टाइम लैग की वजह से पॉलिसी इम्पैक्ट इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, वीक कर देता है। सो इसका हमारा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन। चलिए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग CRR। अगेन CRR का वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। RBI does not pay any interest on CRR balances. RBI pays minimum interest on CRR balances. CRR is increased by RBI to boost money supply. Yeah, it is minimum percentage of banks total time liabilities to be deposit with RBI. तो ये जो स्टूडेंट है इसने आई गेस 4 किया होगा एज पर हिज मार्क्स, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
फर्स्ट, आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करती है ऑन सीआरआर बैलेंसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। एंड ये सीआरआर वाली चीज़ें हमने अगेन मनी एंड बैंकिंग वाली जो क्लासेस है उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि भाई आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करती है, डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंसेस। एंड बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है उसका भी आपके पास हियर इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? वेरी बेसिक क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ओके, सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, बैंक रेट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, एंड रिजर्व रिक्वायर्ड। पब्लिक डेट जो होता है वो आपका फिस्कल पॉलिसी होता है एंड नॉट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ए बी डी किस ऑप्शन में है? थर्ड में, सो ऑप्शन थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्स्थ का थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट, द लम्प सम ऑटोनॉमस टैक्स मल्टीप्लायर इज? टैक्स मल्टीप्लायर का भी हमने हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, मल्टीप्लायर, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर करे हैं हमने। ठीक है, तो उसमें हमने टैक्स मल्टीप्लायर भी पढ़ा है। सो व्हाट इज टैक्स मल्टीप्लायर? टैक्स मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस रिजल्ट्स इन द नेगेटिव इफेक्ट, है ना। टैक्सेस से आपकी इनकम जो होती है वो कम हो जाती है, रियल इनकम जो होती है कम हो जाती है, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। सो यहाँ पर जो MPC है दैट इज C। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना था -C अपॉन 1 माइनस C, दैट इज ऑप्शन थर्ड। यस, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए, सो 7 के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, multiplier effect is weaker in developing economies, higher marginal propensity to save reduces multiplier value। developing countries में multiplier effect जो होता है वो weaker होता है, so this statement is correct। हमारी जो developing economies हैं वहाँ पर multiplier effect इतना ज़्यादा strong नहीं होता है, it is weaker। ठीक है, एंड उसका रीजन क्या दिया गया है? हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज MPS, रिड्यूसेस मल्टीप्लायर वैल्यू। अब मल्टीप्लायर हम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लायर हम 1 अपॉन MPS, ठीक है, या तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC एंड दैट इज 1 अपॉन MPS, दिस इज S, ठीक है, नॉट C। चलिए, तो MPS जितना ज़्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर कम होगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की टेंडेंसी होती है, लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, हम इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, हम ज़्यादा सेव करने में बिलीव करते हैं, तो उस वजह से हमारा जो MPS है वो इंक्रीज़ होगा। MPS इंक्रीज़ होगा तो मल्टीप्लायर डिक्रीज़ होगा। तो इसका जो 8th है इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स A। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट, इन द एग्रीगेट डिमांड, इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, देन टू रेक्टिफाई द सिचुएशन द गवर्नमेंट विल। इस केस में हमने बोला है कि एग्रीगेट डिमांड जो है AD इज लेस देन AS, यही है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? डिमांड इकोनॉमी में जब कम होती है मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम है, परचेजिंग पावर कम है, उनके हाथ में पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को वो कम करती है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, 9th का द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी हमने बात करी MPS जो होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, MPS इनवर्स है तो MPC हमारा क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड होगा। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो 10th का फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, explanations again I am saying here are the explanations, and every question we have discussed in detail in the classes। ठीक है, हमने जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया था एंड कोर्स को अच्छे से देखा है उनको पता होगा, एग्जैक्टली याद भी होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास में मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी जो हमारी आई थी, तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे? हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में, ठीक है। सो ये जो 1991 के रिफॉर्म्स थे, उसमें भी किसका मेजर रोल था जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी? तो ही वॉज मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, एज पर बजट 26-27 करंट क्वेश्चन, सो अरेंज द फॉलोइंग टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द कंट्रीब्यूशन। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है, ये हर बार इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम उठा लो आप, कहीं ना कहीं आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, या फिर हमारे पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हो। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिमरन मैम हमेशा बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पे भी इस पे क्लासेस लेते हैं मैम, आपके कोर्सेज में भी, जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स के, सब में ये क्लास डेफिनेटली गई है, ठीक है। रुपी गोज टू, रुपी कम्स फ्रॉम, इस नाम से सिमरन मैम ये क्लास करवाते हैं, है ना। तो चलिए, अब 26-27 के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना था, तो मेजर शेयर हमारा कहाँ से आता है? रेवेन्यू का। सो इट इज़ इनकम टैक्स। फर्स्ट हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम 26-27 बजट की बात करें तो सेकेंड वॉज कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। थर्ड फिर हमारा जीएसटी, एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इनकम टैक्स, दैट इज डिसेंडिंग में करना था ना, ठीक है। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा किसका था? इनकम टैक्स का था। तो सी आपका पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, देन वी हैव डी एंड देन बी। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। So here is the explanation: highest income tax, corporation tax, then GST, and then union excise duty. Okay, चलिए, सो इस तरीके से मैम ये क्लास लेते हैं। ये जो आपके बजट हाइलाइट्स वाली PDF आती है, उसमें से मैम इसको लेकर के और बुक करवाते हैं, ठीक है। रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा, 2026-27 का जो बजट है उसमें से ही ये लिया गया है, एंड इस पे मैम की डिटेल्ड क्लासेस भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, एंड कोर्सेज में तो डेफिनेटली हैं, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट, विच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स, वाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड एज मेजर चैलेंज इन इंडिया। इनइक्वालिटी को हम मेजर चैलेंज क्यों मानते हैं? बिकॉज इट कॉजेज डिफ्लेशन एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स टू एवरीवन, या इट डज नॉट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ डू नॉट। अब इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर मेजर इनइक्वालिटी अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रिच एंड पुअर में गैप बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं, ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं, वो पुअर पीपल तक पहुँच ही नहीं पाते, एंड पुअर पीपल मेजॉरिटी हैं हमारी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया पोजेस चैलेंज इफ नॉट अकम्पनीड बाय। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द कंट्री। वर्किंग एज पॉपुलेशन को हम मानते हैं कि भाई 15 to 65 ईयर्स ओल्ड जो पॉपुलेशन है, या 64 ईयर्स ओल्ड जो पॉपुलेशन है, उसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वैसे तो अच्छी बात है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है ना, जो काम करेगी, पैसे अर्न करेगी, इट विल एक्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्स। बट ये एक चैलेंज बन जाता है कब? जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट नहीं मिलती। सो दिस इज़ इफ़ नॉट, ओके, यहाँ पे नॉट था ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतनी मेजर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाएगी, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल चेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? प्राइमरी स्ट्रक्चरल चैलेंज, ओके, yeah, this is challenge to economic development in India. So rapid urbanization होना तो अच्छी बात है ना. High dependence on informal sector. So this is the main problem. Structural challenge जो हमारी कंट्री में है अभी वो ये है कि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है. ठीक है, चलिए. ओके, सो इनफॉर्मल सेक्टर प्रॉब्लम इसलिए कि भाई वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है ना, प्रोडक्टिविटी और सब कुछ कम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. ओके, व्हाट इज़ अ मेजर चैलेंज रिगार्डिंग लेबर इन द इंडियन इकोनॉमी? सो इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार ज़्यादा ऐसा कुछ मेजर आपका
डेटा बेस्ड जैसा कुछ क्वेश्चन या एक वो रुपी कम्स फ्रॉम वाला हमने देखा है ना, इनकम के सोर्सेज, अदरवाइज उसके अलावा सारी चीज़ें बेसिक इन जनरल जो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शुरू से पढ़ते आए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है, सो शॉर्टेज ऑफ लेबर फोर्स, एक्सेसिव रेगुलेशंस, लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल या हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर विल बी 4th वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? सो करेक्ट बताना है। सर्विसेज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू द जीवीए इन इंडिया। यस, इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास है, इंडियन इकोनॉमी में हमने स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ऑफ जीडीपी या जीवीए एंड हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, बट उतना दिस जीवीए उतना नहीं देता, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है उसकी इतनी नहीं है, या जीडीपी इतनी ज़्यादा, जीडीपी का परसेंटेज ज़्यादा शेयर नहीं करता। बट सर्विस सेक्टर वहीं जॉब्स जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होने के बाद भी जो हमारा जीडीपी है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर से। ठीक है, तो ये मैम ने क्लियरली इसके रीजंस बताए हैं, कितना परसेंटेज है, ये सब चीज़ें इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में हमने अच्छे से कवर करा है। ठीक है, however services sector attract less. This question is not clearly visible. Okay, total FDI inflows compared to manufacturing sector since 1991. तो services sector जो है वो less FDI attract कर पाया है than manufacturing sector. Is it correct? So students, no. इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर्विस सेक्टर का जो जीवीए में कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन 50%, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो गलत है। सेकंड बी ऑप्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने ज़्यादा एफडीआईज नहीं आए हैं एज कम्पेयर टू सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मोर एफडीआई इन आर कंट्री। ठीक है, चलिए तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। करेक्ट पूछा था तो ओनली ए हमारा जो है वो करेक्ट है, राइट? Okay, which of the following factors have not contributed in improving India's BOP situation during post-reforms period? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने बीओपी की सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया? सो इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जो भी इंक्रीज होता है वो तो हमारा मतलब बैलेंस ऑफ विजिबल्स इनविजिबल्स सर्विसेज की अगर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो वो बीओपी को ओवरऑल इंप्रूव करेगा ही। इंक्रीज इन एफडीआई ये भी ठीक है, इंक्रीज इन एनआरआई डिपॉजिट्स ये भी ठीक है, बट किसने नॉट कंट्रीब्यूट नहीं किया है? तो इंपोर्ट्स अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बीओपी वर्सन होगा एंड नॉट इम्प्रूव। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपीज, यहाँ से करें हमने सारे क्वेश्चन 17, 18, ओके 19th। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन ये जो रिपोर्ट्स वाली क्लास है ये भी मैम ने काफ़ी डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एचडीआर, ये सारी रिपोर्ट्स जो भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो सब मैम ने क्लास में अच्छे से करवाया था, है ना? तो आई होप स्टूडेंट्स करके गए होंगे एंड इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए होंगे। सो बांग्लादेश इज रैंक्ड एट पार विथ इंडिया, दैट इज बोथ रैंक्ड 130th आउट ऑफ 193 कंट्रीज। येस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बांग्लादेश और इंडिया की सेम रैंक रही है, दैट इज 130th। ठीक है, एंड पाकिस्तान की रैंक तो ठीक है यहाँ पर 168 ही है, बट ये इम्प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, पहले इसकी रैंक 161 थी तो अच्छी थी रैंक, अब ये और पीछे चला गया, दैट इज 168 हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही था, बट दिस वाज पार्शियली इनकरेक्ट, तो हम पार्शियली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को भी इनकरेक्ट ही मानते हैं। करेक्ट पूछा गया था, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक हमारा करेक्ट है, बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा एंड नॉट थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में है, देन भूटान में, उसके बाद इंडिया में एंड फिर पाकिस्तान में। ठीक है, सो सी डी ए बी कहाँ पर है? सी डी ए बी हमारा ऑप्शन सेकेंड में, तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द सेम एज।
शॉर्ट रन सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में हम किसको बोलते हैं? तो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व। इस तरीके से हमारा जो एमसी कर्व होता है वो राइज करता है, तो ये जो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व होता है इसको ही हम बोलते हैं दिस सप्लाई कर्व, ठीक है। एंड राइजिंग पोर्शन भी कहाँ से? अबव दी एवीसी, एवीसी के बाद से जो हमारा एमसी कर्व होता है उसका राइजिंग पोर्शन को हम सप्लाई कर्व डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 21st का फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइस सीलिंग इज मोर इफेक्टिव इफ। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, ये सब भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा है। मॉडल आंसर्स में भी मैंने इसके डिटेल्ड सोल्यूशंस दिए थे कि व्हाट इज़ प्राइस सीलिंग, उसका क्या इफेक्ट होता है, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। डायग्राम के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई थी, ठीक है। एंड क्लास में भी प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है? प्राइस सीलिंग आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी व्हेन डिमांड इज इन इलास्टिक। जब आपकी डिमांड इन इलास्टिक होती है तब प्राइस सीलिंग आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विथ ब्रेक इवन। दिस वॉज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को शो नहीं करता? नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्केट वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसमें हमने पढ़ा है कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है, नॉट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में तो हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की ही बात करते हैं, या फिर टी आर इज इक्वल्स टू टी सी, ठीक है, या प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ये सारी चीज़ें ब्रेक इवन पॉइंट को डिनोट कर सकती है। बट एम आर इज इक्वल्स टू एम सी जो है दैट शोज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली वाली क्लासेस जाके देखो जल्दी से, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द रीजन डिमांड इन इलास्टिक वाला भी ये जो था उसका एक्सप्लेनेशन इज रिटन हेयर। फिर उसके बाद दिस प्राइस सीलिंग के सारे एक्सप्लेनेशंस की बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। And this was the solution for question number 23. चलिए नेक्स्ट वी हैव 24, फाइंड द करेक्ट मैच। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री और फिर सप्लाई कर्व बताना है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री जो है उसका सप्लाई कर्व कैसा होगा? सो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का हमारा सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ओके। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का कैसा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, अभी हमने पढ़ा राइजिंग पोर्शन ऑफ द एमसी, तो ये भी कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस देखे जाए तो इधर उधर थे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। 2 बार थर्ड लिखा है और 2 बार थर्ड ही हमारा करेक्ट बन रहा है ना। हॉरिजॉन्टल ये जो अपवर्ड वाला है वो 2 का आंसर है, किसका? ए का एंड डी का। तो ए का एंड डी का दोनों का ही थर्ड है जो कि ऑप्शन में मेंशन है, तो हमारा फर्स्ट ही जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से देख के आपको लगा होगा कि थर्ड 2 बार आ गया, ये तो नहीं होगा, ये तो गलती हो गई है। नो, दिस इज नॉट दी गलती। अगर गलती हुई भी है तो भी आंसर यही होगा, करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। वॉट एवर इट इज, बट हमने जो सॉल्व किया उस अकॉर्डिंग भी यही आंसर बन रहा है। सो दिस विल बी फर्स्ट ओनली। 24th का जो है आपका फर्स्ट करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस, QD दिया है, देन QS दिया है, एंड P बीइंग प्राइस इफ गवर्नमेंट सेट्स फ्लोर प्राइस ऑन 10। ओके, सो आपको इसमें डायरेक्टली क्या करना था? QD अगर दिया है तो QD में प्राइस की वैल्यू रखनी थी, दैट इज 30 माइनस 2P। तो 2P विल बी 10 2 20, है ना। तो QD आपका आ जाएगा 10, क्लियर। और क्वांटिटी सप्लाइड अगर हम बात करें तो क्वांटिटी QS, तो 10 प्लस this will be 10 plus 2P. 2P is 20, 10 to the 20, so this will be 30, ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पे? एक्सेस सप्लाई कितनी है? तो डिमांड अगर 10 है और सप्लाई हमारी 30 है तो 20 हमारी क्या हो गई? एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, इनका डिफरेंस, ठीक है। सो फर्स्ट जो भी करके आया है दैट इज द करेक्ट आंसर, 25th का फर्स्ट। चलिए, इफ डेप्रिसिएशन इज ओवर एस्टिमेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अंडर एस्टिमेटेड। अगर डेप्रिसिएशन को ओवर एस्टिमेट कर दिया, हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा ले लिया, तो क्या इनमें से अंडर एस्टिमेट हो जाएगा? तो डेप्रिसिएशन जब हम लोग जब GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वी गेट NDP,
ठीक है, मतलब ग्रॉस माइनस नेट या फिर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें छोड़ दो। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट मिलता है। अगर डेप हमने ज़्यादा ले लिया, डेप्रिसिएशन हमने ज़्यादा ले लिया, तो इसका अमाउंट कम आएगा, तो ये अंडर एस्टिमेट हो गया, दैट इज एनडीपी। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और कोई ऑप्शन हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं था, ग्रॉस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ग्रॉस में से तो हम माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन को। तो अगर डेप्रिसिएशन ओवर एस्टिमेट कर लिया तो हमारा एनडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है, सो 26 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन द कीनीजियन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मेनली अराइजेस ड्यू टू। कीन्स की जो इकोनॉमी है, अब अगेन कीन्स की क्लासेस हमने करी हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देन कीनीजियन इकोनॉमिक्स, ये सारी हमने क्लासेस पढ़ी हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड या थर्ड क्लास ही दी हुई है ये। सो अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मेनली अराइजेस, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आती है? शॉर्टेज ऑफ स्किल्स अमंग वर्कर्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, या स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज इन द लेबर मार्केट, या लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होगा, जब डिमांड कम होगी तो सप्लायर्स प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करने के लिए हमें कम ही लेबर चाहिए, क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स आर, अब अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लासेस जिसमें हमने पढ़ा है फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें करी है इसमें हमने। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? आर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फर्दर प्रोसेस टू मेक फाइनल गुड्स। तो अभी उनका प्रोसेसिंग बाकी है, सो दे आर फर्दर प्रोसेस टू मेक फाइनल गुड्स। थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यस। सो 29th का सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोवाइड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट these services are included in national income over a long period। क्या लॉन्ग पीरियड तक हम बार बार इसको इंक्लूड करते रहते हैं? नो, these are treated as consumed in the year in which they are purchased। जिस साल हम उसको खरीदते हैं उसी साल उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। ठीक है, एंड उसी साल की नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो 30th का इट विल बी ऑप्शन सेकेंड। चलिए, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे से जो भी डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट्स मिलता है, वो कहाँ जाता है? सो दीज आर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स ना, रेवेन्यू रिसीट्स के हमने फर्दर पूरे एग्जांपल्स पढ़े हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या पार्ट आते हैं, तो उसमें टैक्स रिसीट्स आते हैं। देन नॉन टैक्स में भी हमने फीस, फाइन्स, फॉर फीचर्स, एस शीट्स, ये सब पढ़ा है। ठीक है, सो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट है, एंड नॉन टैक्स रिसीट किसका पार्ट है? हमारे रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। ठीक है, सो 31st का फर्स्ट। चलिए, मोनेटाइज्ड डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है? मोनेटाइज्ड डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ डेफिसिट विच इज कवर्ड बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, न्यू नोट्स जो प्रिंट करके, मतलब जो हमें डेफिसिट हुआ है उसको कवर करने के लिए जब न्यू नोट्स प्रिंट किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट्स। ठीक है, तो इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्राइस स्टेबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्रेडिट क्रिएशन या एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज ये किसका काम है? ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है, एंड नॉट फिस्कल पॉलिसी। तो नॉट ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट। चलिए, next we have when revenue deficit is zero but fiscal deficits exits, it implies revenue deficit आपका जीरो है, ठीक है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट कुछ ना कुछ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स होता है तो हमें क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। बट ये दोनों अभी क्या है? इस स्टेट में इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट फिर भी हो रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है हमारा? ये हमने पढ़ा है क्लासेस में, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट्स इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। सो बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमने बोरोइंग्स का यूज़ किया है, इसलिए फिस्कल डेफिसिट आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ बैंक इज सेलिंग अ रुपी for $0.02 then what is the implied rupee price of dollar?
मतलब 1 रुपी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हेयर इज द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे किया हुआ है अच्छे से कि भाई ₹1 जो है 1 रुपी इज इक्वल्स टू दिस $0.02, सो $1 क्या हो जाएगा 1/0.02, 1/0.02, तो ये हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0, 2 5 are 10 and 0, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी 50 जो भी बच्चा करके आया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इफ द अमेरिकन करेंसी डेप्रिशिएट्स रिलेटिव टू अमेरिकन करेंसी डेप्रिशिएट्स रिलेटिव टू इंडियन करेंसी, ओके। सो जो भी करेंसी, जिस भी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन का हमने क्लियर फंडा पढ़ा था कि उसके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे एंड इम्पोर्ट्स डिक्रीज होंगे। क्यों एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे? क्योंकि उस कंट्री का सामान बाकी कंट्रीज के लिए सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट गुड्स बिकम चीपर टू इंडियन रेसिडेंट्स, हमारे लिए इंडियंस के लिए वो जो गुड्स हैं जो अमेरिका बेच रहा है वो सस्ते हो जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा खरीदेंगे एंड उनके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे डेप्रिसिएशन से, ठीक है। सो इसका पूरा मैकेनिज्म डेप्रिसिएशन का मैम ने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, फॉरेन एक्सचेंज वाली क्लासेस है, उसमें मैम ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया है कि क्यों करेंसी डेप्रिशिएट करना, मतलब डेप्रिसिएशन अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कई बार अच्छा भी होता है, ठीक है, हमेशा नुकसान वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज होते हैं, कैसे इम्पोर्ट्स हमारे हैं वो डिक्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a depreciation of rupee will have its pronounced impact if the demand for import, अगर रुपी हमारा डेप्रिसिएट होता है तो उसके इम्पैक्ट जो हैं वो सही होंगे अगर डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स जो हैं वो कैसी हैं, डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इज इलास्टिक, अगर इलास्टिक है मतलब रुपी डेप्रिशिएट हुआ अगर, तो हमारे लिए जो है अमेरिकन गुड्स महंगे हो जाएंगे, अमेरिकन एज इन दूसरी कंट्री के गुड्स महंगे हो जाएंगे। जब हमारे लिए गुड्स महंगे होंगे तो हम उसको कम इंपोर्ट या कम खरीदना प्रेफर करेंगे, लेकिन कम कब खरीदेंगे, जब हम इलास्टिक होंगे। अगर हम इन इलास्टिक हैं तो हम लोग महंगी चीज़ें भी खरीदेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक अगर होंगे तो डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो प्रोनाउंस्ड होगा, हमारे लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ऑल डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कंबाइंड, देन जब डेबिट और क्रेडिट दोनों आइटम्स को कंबाइन कर दिया जाता है, हम एक लाइन पढ़ते हैं, बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, ठीक है। सो इसका मतलब है सरप्लस और डेफिसिट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। चलिए, द टर्म द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये जो टर्म है किसने दिया है, राजकृष्ण ने दिया है, इसका क्या मतलब है, सो दिस मीन्स लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। चल नेक्स्ट, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो पॉलिसी है वो इंडिया में कब अनाउंस करी गई, सो दिस वाज अनाउंस्ड इन April 2000, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कंसिडर अ कंज्यूमर हु स्पेंड्स हिज इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, इन इक्वेशन फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है, ये बजट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और ये बजट लाइन की इक्वेशन है, इससे हमें स्लोप निकालना था, तो स्लोप विल बी -2, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। यहाँ पर हमने कैसे निकाला कि भाई इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का निकालना था तो हम स्लोप ऑफ बजट लाइन निकाल लेते हैं यहाँ से दिस -2, तो उससे हमारा इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप यही सेम हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन इंफीरियर गुड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, इंफीरियर गुड के लिए इसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, सो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, डिटेल्ड क्लासेस कोर्स में भी एंड यूट्यूब पर भी, ठीक है। सो कौन सा इफेक्ट कब इफेक्टिव होता है, कौन से गुड्स के केस में होता है, ये सारी चीज़ें सबके डायरेक्शंस अच्छे से बताए हैं। क्यों कई जो आपकी बुक्स है उसमें लिखा होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों कई बुक्स में लिखा होता है कि नेगेटिव होता है, ये सारा कन्फ्यूजन जो भी स्टूडेंट्स को होता है इसको सिमरन मैम ने बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस में क्लियर किया है, ठीक है। सो हेयर आई एम टेलिंग डायरेक्ट आंसर, इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है दैट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व जो बनता है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ इंफीरियर गुड ऑल्सो,
ठीक है। गिफन के केस में इनकम इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अभी यहाँ पर गिफन के केस में है ना, इंफीरियर पूछा था तो इंफीरियर में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिफ्लेक्ट एज पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक एनसीईआरटी में हम नहीं पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछ रहे थे कि मैम इतना हाई लेवल का पढ़ना जो कोर्स में कराया गया है वो ज़रूरी है क्या, वो इम्पॉर्टेंट है क्या, उसमें से कुछ आएगा क्या, सिर्फ हमें बेसिक 11-12 तक का ही क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। सो बेटा दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, आप लोग अच्छे से जब पूरा कोर्स डिटेल में देखते हो तो कहीं ना कहीं पीजीटी इसकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ द क्वालिफिकेशन, है ना। तो दे एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत आपको 11-12 के बाहर का आता ही होगा, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएट करा है उनके लिए ये बेसिक क्वेश्चन है। बट देन अगेन देर आर पीपल जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं, उनके लिए ही हम इस तरीके के कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं कि वो बेसिक से पढ़ें एंड एडवांस लेवल तक का कोर्सेज में पढ़ सके एंड आंसर्स अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो जो भी इस क्लास को अच्छे से देख के गया होगा आई एम श्योर वो क्वेश्चन को सही करके आया होगा। ठीक है, चलिए ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिफ्लेक्ट एज पैरेलल शिफ्ट इन द बजट लाइन गिवन अनइक्वल प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ओके, सो आई हैव अ बिट कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शंस पे डाउट है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप होता है उसके बाद ओनली आई विल मेक द वीडियो कि ये क्वेश्चन क्यों ड्रॉप किया गया, अभी देयर इज स्टिल अ कन्फ्यूजन। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता है तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि भाई चेंज इन प्राइसेस इन बोथ द गुड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि भाई अनइक्वल प्राइसेस के केस में पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर नहीं आएगा। कब पैरेलल शिफ्ट नहीं आएगा? जब जो बजट लाइन है वो इस तरीके से पैरेलल मतलब शिफ्ट क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो उसका रीज़न स्लोप से आता है कि अगर स्लोप अनइक्वल है, जो स्लोप है हमारा, पैरेलल शिफ्ट अकर्स व्हेन द स्लोप ऑफ द बजट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल इट्स पोजीशन चेंजेस। पोजीशन चेंज हो सकती है, लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकता है इस तरीके से, है ना, बट ये पैरेलल शिफ्ट है। तो स्लोप अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही ये शिफ्ट होगी, अदरवाइज ये मूव करेगी। ठीक है, तो देयर इज बिट कंफ्यूजन for this question. I think this question needs to be dropped. Still we'll wait for the final answer key and फिर इसका हम question दोबारा से discuss करेंगे। अभी के लिए keep it answer 4। ठीक है, okay, चलिए question number 44. If the total expenditure remains constant when price falls, the price elasticity of demand is। अगर total expenditure आपका constant रहता है price के गिरने के बाद भी, मतलब जितना price गिरा उतने amount का आपने अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया या क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर दिया, तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है? इक्वल्स टू 1, कि भाई जितना हमें रियल इनकम में फ़ायदा मिला उतनी की उतनी रियल इनकम हमने खर्च कर दी टू बाय अदर गुड्स। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर उससे क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट रहा, और प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है? इक्वल्स टू 1। क्लियर? ओके, चलो, टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई एक्स वाई इज। जब दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 कैसी होगी कि भाई जब एक गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड होगा वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, मतलब इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस तो क्यू वाई जो है वो ज़्यादा डिमांड होगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो क्या आता है? प्राइस फॉल हुई है, डिमांड एक्सपैंड होगी, देयर विल बी एक्सपेंशन इन डिमांड। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किसका होता है? ओनली एंड ओनली गिवन गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में भी हम देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है, लेकिन गिवन गुड्स के केस में हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पढ़ते हैं, तो इसका थर्ड हो जाएगा एंड नॉट फोर्थ। जिस भी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट फोर्थ लगा के आया तो दैट इज इनकरेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न्स टू स्केल द इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव आइसोक्वांट्स डिपिक्ट. अब अगेन दिस इज नॉट द लेवल ऑफ क्लास 11th एंड 12th. ठीक है, तो इसलिए कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप हर लेवल का क्वेश्चन कर पाओ. ठीक है, सो हम लोग आइसोक्वांट्स बताते हैं. अगर इस आइसोक्वांट में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा आउटपुट यूज़ कर रहे हैं. आउटपुट जो है, इनपुट सॉरी नॉट आउटपुट, आउटपुट तो ये आइसोक्वांट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनपुट्स जो है वो हमारे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो जब इनपुट्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड आउटपुट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है. सो दिस विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. 48th का सेकेंड इज द करेक्ट. यस. If the quantity supply of a commodity increases from 50 to 100 due to rise in prices, okay. So simple formula लगाना था हमें elasticity वाला. So supply का है, तो elasticity of supply का हमें formula लगाना था simple. ठीक है, that is percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. ठीक है, so quantity supplied का percentage change हम कैसे निकालते हैं? जितना difference है, that is ये quantity supplied है 100 minus 50. This will be 50 डिफरेंस. ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू. ठीक है, इंटू 100. सो दिस इज 100%. हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 100%. एंड अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस 10 से 20 हुआ है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10. डिफरेंस कितना आया? 10. दिस 10 इज नॉट ये वाला जो न्यूमरेटर में आया है हमारा, दिस इज डेल्टा पी. सो डेल्टा पी हो जाएगा 20 माइनस 10. ठीक है, एंड ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो ये कैंसिल. दिस विल बी 100%. तो कितना आया आंसर? 1. सो प्राइस इलास्टिसिटी हमारी जो है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एंड नॉट ग्रेटर देन 1. इक्वल टू 1, दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, 49th का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, इफ एवरेज कॉस्ट इज 5 एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 100 अपॉन क्यू, द मार्जिनल कॉस्ट इज. सिंपल बेसिक. AVC दिया है, इसको हम TVC कर लेते हैं. TVC आपकी क्या हो जाएगी? 5Q. ठीक है, एंड AFC दिया है, AFC और TFC हमारी क्या हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाइड बाई Q. यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई Q. ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 100. ठीक है, Q से Q कैंसिल इस तरीके से. सो दिस विल बी 100. अब हमें क्या निकालना है? मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है हमारा? डेल्टा TC, मतलब डेरिवेशन करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ TC विथ रिस्पेक्ट टू Q. तो पहले हम TC निकाल लेते हैं. TC विल बी 5Q प्लस 100. ओके, सो दिस विल बी 5Q प्लस 100. इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. सो 58th का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा. डेटा को क्लासिफाई करने का इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल मेथड है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं. दोनों ही हमारे एक्यूरेट मेथड है. ठीक है, ओके. विद इन द लिमिट्स ऑफ राउंडिंग एरर्स द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगा डिफिकल्ट. इसका आंसर विल बी 1. ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, दैट आर प्रोपोर्शंस ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी. तो देयर सम इज ऑलवेज 1 और 100%. ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का ही प्रोपोर्शन होती हैं. सो इसलिए इसका जो आंसर होता है दैट विल बी ऑलवेज 1. क्लियर? चलो नेक्स्ट 53. अ पिक्टोग्राफ इज अनदर नेम फॉर पाई चार्ट. नो, इज अ फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ में हम छोटी छोटी पिक्चर्स, फिगर्स का यूज़ करते हैं, है ना. रेक्टेंगुलर बार्स की जगह हम लोग, बार ग्राफ ही होते हैं ये काइंड ऑफ, लेकिन वो जो बार्स इस तरीके से हम बनाते हैं उसकी जगह हम छोटी छोटी फिगर्स का यूज़ करते हैं, है ना. पिक्चर्स का पिक्टोग्राफ, क्लिप आर्ट बोलते हैं ना, तो दैट इज़ पिक्टोग्राफ, है ना. तो इसका आंसर हमारा सेकेंड इज करेक्ट. ओके, देन वी हैव ऑगिव्स हेल्प्स अस टू लोकेट. ऑगिव्स जो हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के जो हम कर्व्स बनाते हैं उससे हम मोर देन लेस देन, है ना, मोर देन लेस देन के जो कर्व्स बनाते हैं दैट इज नोन एज ऑगिव कर्व्स. एंड उससे हम लोग मीडियन या फिर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर मीडियन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. चलो, when dealing with quantities that change over a period of time, which measure of location is used?
इनमें से जब क्वांटिटीज चेंज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन, तो जब क्वांटिटीज चेंज होती रहती है तब हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स गिवन बाय कार्ल पियर्सन होल्ड्स ट्रू फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कार्ल पियर्सन का जो ये रिलेशन है दैट इज जेड मोड, ओके जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, या सो कार्ल पियर्सन, हाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि मोड जो हमारा होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। यस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2x बार दैट इज मीन। तो जब इसको आप अरेंज करोगे, है ना, सही ऑर्डर में इसको जब हम अरेंज करेंगे, दिस वाज द मेन फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम जब इसको अरेंज करेंगे सो विल गेट द आंसर मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। इधर उधर करके देखो, इसको अरेंज करके यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, चलो इसको कर लो ना, 3 मीन हो जाएगा, 3 मीन माइनस मीडियन, फिर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 3 मीडियन रह जाएगा एंड 3 मीन, इधर इसको मीन इधर माइनस करेंगे तो दैट विल बी 2 मीन दैट इज ट्वाइस x बार, एंड अगेन इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो दिस विल बी माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ पे मीडियन प्लस में है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस में है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके दिस विल बी इन प्लस। यहाँ पे मीन जो है वो आपका प्लस में है तो ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड मोड एज इट इज यहाँ पर आपका माइनस में है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो दिस विल बी प्लस। इस तरीके से हम अरेंज करके दिस 4th इक्वेशन हमारी सबसे अप्रोप्रिएट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद कोवेरियंस का एक क्वेश्चन आया, गिवन 2 सेट्स, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। सो आर का फॉर्मूला हमारा होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों मल्टीप्लाई, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो कोवेरियंस जो आपका दिया हुआ है एक्स वाई का दैट इज 3, राइट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 3। इस तरीके से तो 1/2 आएगा एंड 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 58। सो 58 का सोल्यूशन इज हेयर। इसमें हमें एग्रीगेट ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, वेटेड एग्रीगेट मेथड जो है, इसको हम CPI जब निकालते हैं, इसी मेथड को हम लोग लेस्पेयर का मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CPI निकालने के लिए, दैट इज समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0। तो जब हम वैल्यूज रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, विल गेट द आंसर 166.66। ठीक है, सो 166.66 हमारा आंसर आ रहा है, सेकेंड विल बी द करेक्ट एंड नॉट थर्ड। चलो 58 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो फिशर का फॉर्मूला है जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। क्लियर? ओके, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम बताना है हमें, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बताते हैं, MUX अपॉन PX, है ना, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। अब स्टूडेंट्स विल से कि मैम यहाँ पे तो PY है और यहाँ पे PX है, तो इधर उधर कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इधर उधर नहीं कर सकते हो, ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते, इसको इधर ले जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू। ठीक है, तो इसका मतलब MUX मल्टीप्लाइड बाय PY इज इक्वल्स टू MUY मल्टीप्लाइड बाय PX। सो 4th जो है वो आपका करेक्ट होगा एंड नॉट थर्ड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, सो लेट्स कम टू आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने करे, आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, अगर कोर्स देख के गए थे तो डेफिनेटली इजी लगे होंगे, आप कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए, सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना था कि इनमें से कौन से हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल हैं एंड कौन से हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल हैं। तो हमारी जो स्टैट्स का सेकेंड PDF, आई रिमेंबर दी PDF, स्टैट्स का जो सेकंड PDF था उसका पेज नंबर 5th या 6th पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था।
ठीक है, ये दिस इज दी स्क्रीनशॉट, ये उसी मॉडल आंसर का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में बताया था कि क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए थे। दो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आए हैं वो डिफरेंट, ठीक है, तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स तो बेटा सेम होने के देयर आर नो चांसेस, है ना, जीरो चांसेस, ठीक है। और कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन दैन इसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स करे थे, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें इसको क्लासीफाई करना था कि कौन से हमारे डिस्क्रीट है एंड कौन से हमारे कंटिन्यूस है। तो इसका भी मैंने शॉर्ट आंसर यहाँ पे रख दिया है आप लोगों के लिए। जो डायमीटर ऑफ बॉल बेयरिंग्स हैं ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस होंगे। देन नंबर ऑफ बेट्स 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे, होल नंबर्स आएंगे, दिस विल बी डिस्क्रीट वेरिएबल, नो फ्रैक्शंस। देन लेंथ ऑफ निडल भी अगैन डेसिमल्स में, पॉइंट्स में आ सकती है, सो दिस विल बी कंटिन्यूस वेरिएबल। उसके बाद साइज ऑफ हाउस होल्ड्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ पीपल की, कितने लोग रहते हैं, कितने घर है, इन सब की बात करेंगे, सो दिस विल बी एग्जैक्ट नंबर्स, होल नंबर्स, अगैन डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका था कंटिन्यूस एंड सेकेंड एंड फोर्थ आपका डिस्क्रीट वेरिएबल था, ठीक है। चलिए, सो अगर आप लोग ये मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करके गए होंगे एंड ये जो बेसिक स्टैट्स की जो क्लासेस थी उसमें भी मैम ने आपको अच्छे से, ख्याति मैम ने करवाया है कि भाई कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, अगर वो समझ के गए होंगे तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम, मार्शल यूटिलिटी, तो इस तरीके से ये हमारा मॉडल आंसर का ही स्क्रीनशॉट है। अगैन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बताना था हमें, यहाँ पर अब इट वाज नॉट क्लियरली मेंशन कि 1 कमोडिटी बताना है या 2 कमोडिटी, तो स्पेस को देखते हुए आप बेसिक आइडिया दे सकते थे कि डेफिनेशन हमने लिख दी, अजम्पशंस लिख दिए, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो है वो आपको दोनों की लिख देते, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग अलग किया था कि 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, तो इस तरीके से आप 1 कमोडिटी का बता सकते थे एंड देन 2 कमोडिटी की आप सिर्फ और सिर्फ वो बता सकते थे इक्वेशंस, ठीक है, मतलब कंडीशंस, ठीक है। तो हमने 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस दोनों ही अच्छे से किया था हमारे मॉडल आंसर्स में। इस तरीके से अगर आप सिर्फ 1 कमोडिटी भी करके आए तो यू विल गेट दी मार्क्स, प्रॉपर डायग्राम वगैरह सब बना के आए हैं तो, ठीक है। एंड अगर दोनों की लिख के आए हैं तो वेरी गुड। चलिए, सो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन। थर्ड वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का भी हमने क्वेश्चन किया है। अगैन स्क्रीनशॉट ऑफ आवर मॉडल आंसर्स, यू कैन सी क्लियरली हमने सेम क्वेश्चन दिया था कि भाई हमें रिलेशन बताना है बिटवीन AC एंड MC, तो इस तरीके से हम लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, AC MC की डेफिनेशन लिखनी थी, देन वी हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि भाई जब MC डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, तो AC क्या कर रहा होता है, फिर उसके बाद MC और AC इक्वल होते हैं और MC ग्रेटर देन AC होता है तब क्या होता है, इस तरीके से, एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो अगर मैम ने जो वीडियोस लिए थे कि कैसे प्रेजेंटेशन रखना है, उस अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से आप आंसर लिख के आए हो तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए, देन अगेन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय सिंगल बैंक, इस तरीके से क्वेश्चन आया है सेम, ठीक है। सो डेफिनेशन लिखनी थी, फिर किस पे डिपेंड करता है, रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है, स्टेप्स क्या हैं, इनिशियल डिपॉजिट होंगे, देन उसके बाद हमें कुछ रिक्वायर्ड रिजर्व्स रखने होते हैं, उस वजह से नया क्रेडिट क्रिएट होता है, डिपॉजिट्स मतलब नए हो जाते हैं, देन अगैन वी हैव रिपीटेड लेंडिंग प्रोसेस, तो ये हमने स्टेप्स लिखे, इन स्टेप्स को टेबल के थ्रू प्रेजेंट किया, अगर ये करके आए हो तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। CRR का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है, एंड इस तरीके से फाइनल कंक्लूजन हमें लिखना था, ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखाना था, CRR का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया था हमने, एंड कंक्लूजन, ठीक है। एंड जो मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करे गए थे उसमें सिमिलरली जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम सब कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ था, तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बैच में थे तो आई थिंक उनके लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, दिस वाज न्यूमेरिकल, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ, हाँ, ये फोर हमने देखे, AC एंड MC का रिलेशन, देन कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ सिंगल बैंक, ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस बताना था हमें, फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था दिस, ठीक है। अब ये देखो, ये इसी टाइप का समवॉट सिमिलर क्वेश्चन हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमने किया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो 3 सेक्टर इकोनॉमी का आया था कि आपको गवर्नमेंट को भी प्लस करना था, तो हमने हमारी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है y = C + I + G, 3 सेक्टर का केस है, तो
ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगाना था, जिस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में 2 ही ट्विस्ट थे, थोड़े से थे, वो भी हमने क्लासेस में डिस्कस करे हैं अच्छे से। क्या ट्विस्ट था? एक तो थर्ड सेक्टर को इंक्लूड करना था, एंड एक दूसरा ये जो सी है यहाँ पर हमने जो किया है दैट इज वाई। जो क्वेश्चन में आया था दैट वाज डिस्पोजेबल इनकम। तो हमने कई बार डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला, आपको मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया गया था कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हम बोलते हैं कि टोटल इनकम में से जब हम टैक्सेस को माइनस करते हैं तो उससे हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर वाई डी वॉज रिटन, वाई डी होता है वाई माइनस टी। तो y इज इक्वल्स टू 100, 100 क्या था हमारा? 100 इज दिस कंजम्पशन की जो इक्वेशन थी आपकी, ये क्वेश्चन देखो, हाँ, दिस 100 प्लस 0.75 वाई डी। तो 0.75 वाई डी की जगह हमें लिखना था y माइनस टी, y माइनस टैक्सेस। टैक्सेस आपको 100 दिए हुए थे, देन इन्वेस्टमेंट 200 दिया हुआ था, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 150 दिया हुआ था। वैल्यूज़ रखी, हम सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 1500। तो इस तरीके से जो भी आंसर लिख के आए हैं दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था कि भाई रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हमने चार्ट के थ्रू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर सब कुछ डिटेल में करा था। तो आपको सिर्फ इतना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पूछा गया था, ये आपको बना के आना था। ये अगर आप बना के आए हो डायग्राम तो वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। कैपिटल रिसीट्स का भी हमने मॉडल आंसर में एक डिटेल क्वेश्चन करा था कि सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये सोर्सेज है, बोरोइंग्स हो गया, देन बोरोइंग्स भी हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। सो दीज आर दी सोर्सेज। ठीक है, सो जस्ट सी द इंटेंसिटी ऑफ द मॉडल आंसर्स कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बन के आया है एंड किस तरीके से आपको सिखाया गया था। चलिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो ये आंसर आपको लिख के आना था। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वी हैव टू राइट नोट। ठीक है, इन 2 चीज़ों पे नोट लिखना था। 2 हमारी ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आई थी, एक तो हमारे पास एमजी नरेगा आया था, अगैन कट आउट फ्रॉम आर मॉडल आंसर्स। इस तरीके से आपको एमजी नरेगा के बारे में बताया गया था। 4 to 5 लाइन्स आपको इस पर लिखनी थी। ठीक है, 2 मार्क्स का ये एमजी नरेगा था, एंड दिस वीबीजी रामजी स्टैंड्स फॉर, वीबीजी रामजी है ना, इस पे भी लिखना था। तो ये चलो ठीक है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिफरेंट आ गया, एंड डिफरेंट भी नॉट डिफरेंट, यूट्यूब पे मैम ने इस पे क्लास ली थी। ठीक है, अभी मैंने मैम से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी कि क्या क्या पेपर जो था वो सिमिलर था। तो मैम ने बताया कि ये दिस एग्जैक्ट स्कीम मैम ने इसको यूट्यूब पे अभी थोड़े ही दिन पहले डिस्कस किया था। तो अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं, आप रेगुलरली अपडेट्स देखते हैं, तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा, एंड कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप लिख के आए होंगे। एंड अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो भी डेफिनेटली यू मस्ट हैव बीन एबल टू। बट एनीवेज, एमजी नरेगा सबको पता होता है, एमजी नरेगा का यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ था। अगर आप मॉडल आंसर्स पढ़ के गए हैं तो ये आप कर पाए होंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो समवेयर रिलेटेड टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ये 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव पोज्ड मोर चैलेंजेस देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्लियर आपको लिखना था कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कैसे एक चैलेंज बन गया था हमारे लिए 1991 के रिफॉर्म्स। तो दीज वर ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन, फिर हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, और कंक्लूजन। इस तरीके से हमें आंसर लिख के आना था। ठीक है, आप इसको आराम से पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके, जूम करके आंसर को रीड करना। एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड टू यू। चलो, देन एक क्वेश्चन हमारे पास, यस, दिस क्वेश्चन वॉज लिटिल बिट डिफरेंट। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मतलब न्यूज़ रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो मे बी आप ये कर पाए होंगे। बाकी दिस वॉज समवेयर डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट इन द सेंस कि हाँ भाई चलो एक्सपोर्ट्स का ही पूछा है, बट एक्सपोर्ट्स भी एग्जैक्ट इन्होंने टेक्सटाइल के पूछ लिए थे, है ना। शोज डाइवर्जेंट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस पूछी गई थी। तो इसमें थोड़ा सा डेटा इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगर बेसिक जनरल आंसर लिख के आए हो कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, बांग्लादेश का भी इंक्रीज़ हुआ, अच्छा परफॉर्म करा, ये किया वो किया, ठीक है, ओके, बट एग्जैक्ट
डेटा वाज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ जो थी वो स्लो थी, कितने परसेंट थी, है ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेक्टेड रहती हैं। तो इसमें आई थिंक शायद स्टूडेंट्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स जो हैं, जो अगर इसको फॉलो करते हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह को, तो वो मे भी कर पाए हों, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी लिख के आए हो तो 1.5 या 2 मार्क्स मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट। अदरवाइज अगर प्रॉपर ये इस तरीके से डेटा लिखा है तो ही आपको ज़्यादा 3 से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज थोड़े से लेस चांसेस हैं, ठीक है। सो ये समवॉट एक क्वेश्चन हमारा अलग आ गया। इस तरीके से लिखना था, इंडिया की परफॉर्मेंस, फिर उसका कंक्लूजन, फिर बांग्लादेश, उसका कंक्लूजन, उसके बाद की डिफरेंसेस, है ना, एंड ओवरऑल कंक्लूजन हमें देना था इस तरीके से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल दी क्वेश्चन पेपर। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। इसमें से 9 क्वेश्चन के आई हैव शोन यू दी स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम आर मॉडल आंसर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये करके गए होंगे एंड अच्छे से लिख के आए होंगे, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। बाकी और जो भी लर्नर्स हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव वेरियस कोर्सेज ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बी इट यूजीसी नेट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या पीजीटी लेवल, किसी भी लेवल का अगर आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यू कैन रिलाई ऑन अस, यू कैन रिलाई ऑन आवर कोर्सेज। एंड इन कोर्सेज़ में हम लोग, जैसे कि ये जो है, ये KVS PGT इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक हमने कोर्स लॉन्च किया था। इसके साथ हमारा Tier 1 का भी कोर्स था, कॉम्बो कोर्स भी था। एंड व्हाट डू वी प्रोवाइड इन ऑल दीज कोर्सेज, ठीक है। EMRS का भी इसी तरीके से अभी थोड़े दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी वी हैड अ सेपरेट कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स हमने लॉन्च किया था, ठीक है। सो इन कोर्सेज में व्हाट डू वी प्रोवाइड यू, वी प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम वीडियो लेक्चर्स देते हैं। देन उसी क्लास के आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में कोर्स प्रोवाइड, वीडियो लेक्चर, दिस PDF नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। उसके अलावा वी प्रोवाइड यू MCQ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। एंड अगर किसी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने होते हैं, जैसा कि इस KVS के एग्ज़ाम में था, KVS या EMRS के एग्ज़ाम में था, Tier 2 में कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आए थे, तो आफ्टर क्लियरिंग Tier 1 वी डू प्रोवाइड यू मॉडल आंसर्स फॉर सब्जेक्टिव एज वेल, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट हो, वेरियस सेट एग्जाम्स हो, RBI ग्रेड बी या PGT लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। अगर आपके पास और कोई क्वायरीज है कोर्स से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, कट ऑफ जो भी जानी है। एंड कट ऑफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम कट ऑफ की भी एक वीडियो बना दीजिए। EMRS की आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, है ना, EMRS पे वी हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन आवर चैनल, तो इट वुड बी सम वॉट सिमिलर टू इट, ठीक है, कहीं ना कहीं आसपास ही जाएगी। स्टिल आई एल सी, एक बार एनालिसिस करके प्रॉपर स्टूडेंट से जान के कि उनका पेपर कैसा गया है, क्योंकि सी कट ऑफ एज इट इज़ डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल हमने डिस्कस करा, ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर करे हैं एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। सब्जेक्टिव में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो इस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ समवेयर EMRS की जो हमने डिस्कस करी थी उसी के अराउंड जाएगी। स्टिल विल वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव डन, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डू वेल। थैंक यू सो मच।